नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने सच कहे तो पूरी दुनिया की दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई परमाणु बमबारी की। पूरे मानव इतिहास में ये इकलौता ऐसा वाकया है जब किसी युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ। तो आज हम इसके पीछे की वजहों, उस खौफनाक मंजर और इसके उन असर को बारीकी से समझेंगे जो आज तक महसूस किए जाते हैं। इस पूरी चर्चा को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे बम बनने की कहानी से, फिर 6 और 9 अगस्त के उन खौफनाक हमलों पर नज़र डालेंगे। उसके बाद जापान के सरेंडर, इसकी भारी मानवीय कीमत और आखिर में इसके ग्लोबल इम्पैक्ट पर बात करेंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बम बनने के उस सफ़र की। इन हथियारों के इस्तेमाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर 1945 के पैसिफिक वॉर की उस हताश कर देने वाली स्थिति को समझना होगा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2 अरब डॉलर, जी हाँ, 1940 के दशक में 2 अरब डॉलर, ये उस बेहद गुप्त मैनहट्टन प्रोजेक्ट की लागत थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला परमाणु हथियार बनाने के लिए अपने चरम पर इस प्रोजेक्ट ने एक साथ 1,25,000 से ज्यादा लोगों को काम पर लगाया था। इतने बड़े पैमाने पर पैसा और संसाधन लगाना ये साफ दिखाता है कि मित्र राष्ट्र उस वक्त युद्ध को किसी भी कीमत पर खत्म करने के लिए कितने बेताब थे। उस समय हालात सच में बेहद पेचीदा थे। एक तरफ ऑपरेशन डाउनफॉल की योजना थी, यानी जापान के मुख्य हिस्से पर जमीनी हमला, और इसका अनुमानित नतीजा करीब 40 लाख मित्र देशों के सैनिक और 1 करोड़ जापानियों की मौत का डर। दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि अमेरिकी वायुसेना पहले से ही भयंकर फायर बॉम्बिंग यानी आग लगाने वाले बमों से जापान के 64 शहरों को खाक कर चुकी थी। सोचिए, अकेले टोक्यो में ही एक रात में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। और इसी खौफनाक बैकग्राउंड में आता है 6 अगस्त 1945। ये वो सुबह थी जब इस युद्ध ने एक बिल्कुल नया और भयानक मोड़ ले लिया। बात करते हैं हिरोशिमा की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें कितनी तेज़ी से बदलीं। हिरोशिमा को पहले टारगेट के तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि ये शहर अब तक की बमबारी से बिल्कुल बचा हुआ था और इसका सैन्य महत्व बहुत ज़्यादा था। यहाँ जापानी 2nd जनरल आर्मी का हेडक्वार्टर था। 6 अगस्त सुबह 8:30 बजे हिरोशिमा पर बम गिरता है। फिर सिर्फ 3 दिन के अंदर 9 अगस्त को आधी रात के ठीक बाद सोवियत संघ मंचूरिया पर हमला कर देता है और उसी दिन सुबह 11:02 पर नागासाकी पर दूसरा बम गिरता है। ये इतना तेज और जबरदस्त प्रहार था जिसने जापानी साम्राज्य को पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त हिरोशिमा में जमीन पर मौजूद लोगों का अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जो लोग बच गए उन्होंने बताया कि पहले एक पिका यानी एक बेहद तेज अंधी कर देने वाली चमक दिखी और उसके तुरंत बाद एक डॉन यानी कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। एनोला गे नाम के विमान से गिराया गया वो बम अपने टारगेट से थोड़ा सा भटक कर सीधे एक क्लिनिक के ठीक ऊपर फटा। मलबे से बाहर निकलने पर लोगों को जो दिखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। पूरा का पूरा शहर बस एक पल में मलबे के ढेर में बदल चुका था। अगर हम इन दोनों ऑपरेशंस को अगल बगल रखकर देखें तो तबाही का स्केल दिमाग सुन कर देता है। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था जिसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हुआ और इसकी ताकत थी 16 किलोटन। वहीं दूसरी तरफ नागासाकी पर गिराया गया फैटमैन बम प्लूटोनियम 239 से बना एक और भी कॉम्प्लेक्स हथियार था जिसकी ताकत 21 किलोटन थी। आसान शब्दों में कहें तो इन दोनों बमों से निकली ऊर्जा किसी भी आम हथियार के मुकाबले अकल्पनीय रूप से ज्यादा थी। अब बात करते हैं दूसरे टारगेट नागासाकी की। जहां हिरोशिमा का मिशन काफी हद तक तय योजना के हिसाब से चला था, वहीं नागासाकी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहां एक के बाद एक कई गंभीर मुश्किलें सामने आईं। उड़ान भरने से पहले ही दिक्कतें शुरू हो गई थीं। पहले तो प्लेन में एक खराब फ्यूल पंप मिल गया। फिर आसमान में बाकी विमानों के साथ मिलने के तय समय में 40 मिनट की देरी हो गई। उनका असल टारगेट नागासाकी नहीं बल्कि कोकुरा शहर था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पास के शहर में लगी आग के धुएं और बादलों ने कोकुरा को पूरी तरह ढक रखा था। करीब 50 मिनट तक आसमान में चक्कर काटने के बाद और ईंधन खतरनाक रूप से कम हो जाने की वजह से क्रू को मजबूरन अपने दूसरे टारगेट यानी नागासाकी की तरफ मुड़ना पड़ा। अब देखिए, नागासाकी में भी ये बम अपने मेन टारगेट से करीब 3 किलोमीटर दूर जा गिरा। लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग थी। बम उराकामी घाटी में फटा था,
इसके चारों ओर पहाड़ियां थीं, जिन्होंने विस्फोट की उस भयानक लहर को उसी घाटी के अंदर सीमित कर दिया। तो हालांकि ये बम हिरोशिमा वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इन पहाड़ियों की वजह से यहाँ हिरोशिमा जैसा पूरे शहर को राख कर देने वाला फायर स्टॉर्म नहीं बन पाया। एक तरफ ये दो अकल्पनीय बम धमाके और दूसरी तरफ मंचूरिया में सोवियत संघ का विशाल हमला। इस भयानक दबाव के बीच जापान के अंदर आखिर क्या चल रहा था? आइए समझते हैं कि उनका सरेंडर कैसे हुआ। जापानी कैबिनेट के अंदर आत्मसमर्पण को लेकर बहुत लंबी और तीखी बहस चल रही थी, लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब खुद सम्राट हिरोहितो ने दखल दिया। उन्होंने एक ऐसा रेडियो ब्रॉडकास्ट किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सीधे अपनी जनता से कहा, दुश्मन ने एक नए और सबसे क्रूर बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना वास्तव में अकल्पनीय है। सम्राट का इस विनाशकारी ताकत का सीधा जिक्र करना ही सरेंडर करने का सबसे बड़ा आधार बन गया। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और अंधकारमय पहलू इसकी मानवीय कीमत है। इन हमलों ने आधुनिक युद्ध में जान माल के नुकसान की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। मौतों के आंकड़ों के बीच का अंतर सच में विचलित करने वाला है। हिरोशिमा में जहां करीब 10,000 सैनिक मारे गए, वहीं आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा लगभग 1,56,000 तक पहुंच गया। नागासाकी में भी यही हुआ। नागरिक मौतें 80,000 के पार थीं, जबकि सैन्य मौतें सिर्फ कुछ 100। हालांकि इन दोनों शहरों को उनके सैन्य ठिकानों की वजह से चुना गया था, लेकिन 1945 के अंत तक जान गंवाने वालों में एक बहुत बड़ा बहुमत उन मासूम नागरिकों का था जिनका युद्ध से कोई सीधा लेना देना नहीं था। और जो लोग इस प्रलय से किसी तरह बच गए, उनकी तकलीफें यहाँ खत्म नहीं हुईं, बल्कि एक नए रूप में शुरू हुईं। जापानी भाषा में एक शब्द है हिबाकुशा, जिसका मतलब है विस्फोट से प्रभावित लोग। जापान सरकार ने ऐसे 6,50,000 से ज्यादा लोगों को हिबाकुशा के तौर पर मान्यता दी। इन लोगों को न सिर्फ जिंदगी भर अपने शारीरिक घावों का दर्द सहना पड़ा, बल्कि रेडिएशन से जुड़ी गलतफहमियों के चलते उन्हें समाज में नौकरी और शादी ब्याह में भारी भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। इतिहास में कुछ कहानियां तो इतनी अविश्वसनीय हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। इन्हीं में से हैं निजु हिबाकुशा, यानी ऐसे लोग जिन्होंने दोनों बम धमाके झेले। त्सुतोमु यामागुची की ही कहानी ले लीजिए। वो एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा में थे। पहले बम धमाके में वो बुरी तरह झुलस गए, पर किसी तरह उनकी जान बच गई। इसके बाद वो अपने घर लौटे, जो कि नागासाकी में था, और सोचिए, वहां उन्होंने दूसरे परमाणु हमले का भी सामना किया, और चमत्कारिक रूप से वो वहां भी जीवित बच गए। सच में इंसान की सहनशक्ति की कोई सीमा नहीं है। इन बमों ने चिकित्सा विज्ञान के सामने ऐसी डरावनी सच्चाइयां पेश की जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। आसमान से रेडियोधर्मी राख वाली काली बारिश होने लगी। लोगों को एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम होने लगा। उनकी सफेद रक्त कोशिकाएं अचानक खत्म होने लगी। सबसे डरावना तो ये था कि धमाके के वक्त जो लोग बिल्कुल ठीक और सुरक्षित लग रहे थे, वो भी कुछ दिनों या हफ्तों बाद रहस्यमय तरीके से दम तोड़ने लगे। आगे चलकर ल्यूकीमिया, तरह तरह के कैंसर और अजन्मे बच्चों में गंभीर जन्म दोष जैसी स्थितियां आम हो गईं। इस अभूतपूर्व तबाही ने एक ऐसी ऐतिहासिक बहस छेड़ दी जो आज 80 साल बाद भी उतनी ही गर्मागर्म है। आइए अब इस पूरी घटना की ग्लोबल लेगेसी और इसके पीछे की इस जटिल बहस पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरी घटना को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो तर्क है जो कहता है कि बम गिराने से युद्ध तुरंत खत्म हो गया और उस भयंकर जमीनी हमले को टाल दिया गया जिसमें दोनों तरफ के लाखों करोड़ों लोग मारे जाते। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कड़ाई से मानना है कि जापान तो वैसे भी हार मानने ही वाला था, इसलिए ये बमबारी कोई सैन्य जरूरत नहीं बल्कि एक युद्ध अपराध था जिसका असल मकसद उभरते हुए शीत युद्ध या कोल्ड वॉर में सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाना था। दुनिया भर के इतिहासकार आज भी इन दोनों ही पक्षों को बेहद गंभीरता से तौलते हैं। अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें तो अमेरिका का ये जो परमाणु एकाधिकार था वो ज्यादा दिन नहीं टिका, सिर्फ 4 साल। 1949 में ही सोवियत संघ ने अपने खुद के परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया और बस यहीं से दुनिया उस खतरनाक हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल हो गई जिसने दुनिया का नक्शा और नीतियां हमेशा के लिए बदल दी। और हाँ, तकनीक भी वही नहीं रुकी रही। 1945 में इस्तेमाल हुए वो विखंडन या फिजन आधारित किलोटन ताकत वाले हथियार बहुत ही जल्द उन हाइड्रोजन बमों के सामने बौने साबित हो गए जो उनसे हजारों गुना ज्यादा विनाशकारी थे।
लिटिल बॉय और फैट मैन जैसे भयंकर बम अब सिर्फ छोटे रणनीतिक हथियारों की गिनती में आने लगे थे। जरा सोचिए, तबाही का स्केल कितनी तेजी से बढ़ रहा था। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? मौजूदा समय में दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इन हथियारों के फैलने से एक नया सिद्धांत बना, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम भी तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। इसी डर ने आज दुनिया भर के देशों की रक्षा नीतियों और कूटनीति का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया है। आज पूरी दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसे देखते हुए हिरोशिमा और नागासाकी का ये दर्दनाक इतिहास हमें एक बेहद चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या 1945 के उस खौफनाक प्रदर्शन ने सच में देशों के बीच डर के सहारे एक लंबी शांति कायम की है? या फिर इसने सिर्फ ये साबित किया है कि हमारी मानव सभ्यता कितनी नाजुक है और एक धागे से लटकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।